मेरे पाठक मित्रों नमस्कार, प्रणाम। जय माँ भारती, जय माँ शारदे। मेरा एक लघु कथा संग्रह है, सफ़र एक यात्रा। इसके प्रकथन में से कुछ पंक्तियाँ पढ़ने के बाद मैं आपको एक लघु कथा सुनाऊंगा जो मूल रूप से प्रेम को परिभाषित करती है या प्रेम का एक रूप दिखाती है। पहले वो प्रकथन सुनिए कि लघु कथा या कोई भी रचना या कोई भी सृजन या साहित्य की कोई भी विधा में लिखा हुआ वास्तव में आता कहाँ से है। तो सुनिए ज़रा। बेचैनी जीव की प्रकृति ना होती तो शायद कोई भी सृजन धरती पर आकार न लेता। सृजन का एक सभ्य समाज का, सृजन एक समतामूलक ऐसी व्यवस्था का जहाँ कोई किसी पर किसी भी प्रकार का अन्याय न करे, दूसरे किसी भी व्यक्ति के जायज़ अधिकारों का हनन न करे, न्याय के विरुद्ध कोई काम ना हो, शिक्षा और संस्कार से कोई वंचित न रहे, सभी को अपने बौद्धिक स्तर, साधना और समर्पित श्रम के अनुरूप वह सब कुछ करने का अवसर और अधिकार मिले जो वह करना चाहता है या करना चाहती है। किसी और से न केवल कुछ ले बल्कि आवश्यक हो तो उसे सहयोग भी दे और व्यक्ति के इस अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। दूसरे शब्दों में न कोई शोषक हो और न ही कोई शोषित। बात तो ये साम्यवादी प्रकार की लगती है, परंतु भारतीय समता मूलक सर्वधर्म समभाव को समर्पित जो सनातन हमारी संस्कृति है उसे हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं और वही जीवन का वास्तविक, वही जीवन में वही प्रेम का वास्तविक अर्थ है। अब प्रेम को ही समर्पित इस अंक में मैं एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और उससे पहले गुलजार की 4 पंक्तियाँ। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम जमी पर भला कहाँ होते। आप अगर इन दिनों यहाँ होते, हम जमी पर भला कहाँ होते। वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, वक्त गुजरा नहीं अभी वरना, रेत पर पाँव के निशान होते। परिभाषित करती हैं, ये प्रेम को भी परिभाषित करती हैं, मानवता को भी परिभाषित करती हैं और भारतीय विचारधारा को भी परिभाषित करती हैं कि हे ईश्वर, यदि तुम यहाँ होते तो हम स्वयं को, या मेरे साथ होते तो हम स्वयं को तेरी बनाई हुई इस धरती पर कैसे होते। हम तो तेरे साथ ही टहलते, तेरे साथ ही विचरते इस ब्रह्मांड में। आइए अब लघु कथा पर आते हैं। उसमें भी प्रेम के भाव हैं, परंतु साथ साथ मानवता के भी भाव हैं, संस्कारों के भी भाव हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप है, मूल स्रोत भी है। गज़ल। इतने दिनों तक नाराज़ थे, है ना? इसका मतलब तुम जानती थी कि मेरा मूड ठीक नहीं है और तुम्हें लेकर मैं अपसेट भी हूँ। शुरू में तो इल्म नहीं था, पर जब इतने दिनों तक तुमने कोई बात नहीं की और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया तो मैं सोचने को मजबूर हो गई कि हमारे बीच ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा है।
और वह नहीं होना चाहिए था। फिर मैं बहुत दिनों तक सोचती रही कि ऐसा क्या हुआ है, या मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया है जिसने मेरे आदित्य को मुझसे नाराज़ कर दिया है, और मुझे वह बात नहीं कहनी चाहिए थी। बाय द वे, सोचने के बाद किस नतीजे पर पहुंची आप? नतीजा ये आया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है और ना ही ऐसा कुछ किया है कि साहब हमसे नाराज़ हो जाएं और इस कदर रूठ जाएं कि हमसे मिलना तो दूर, हमसे बात करना भी पसंद न करें। मतलब इस खाकसार का दिमाग खराब है। आदित्य नाम का यह जीव, जो अलका नाम की अद्वितीय शख्सियत के सामने खड़ा है, बिना वजह ही मुंह फुलाने का आदी है। अलका अपने होठों को अपने सीधे हाथ की हथेली से ढककर चेहरे पर आई मुस्कान को स्वच्छंद खिलखिलाहट में बदलने से रोकने की कोशिश करने लगी, परंतु जब असफलता हाथ लगी तो उसकी पुरजोर हंसी फूट ही गई और वह इतनी देर तक हंसती रही कि उसके पेट में बल पड़ गए। खिलखिलाती अलका आदित्य के लिए कौतूहल बन गई। उसकी उन्मुक्त हंसी और हंसती हुई अलका को वह स्नेहिल भाव से देखता रहा। जब हंसती हुई अलका निढाल होकर रुक गई तो आदित्य बोला, तुम्हारी हंसी तुम्हारे काबू में आ गई हो तो अब मुझे उस चुटकुले का अर्थ तो बता दो जिसे सुनकर तुम इतनी जोर से हंसी कि खुद पर ही नियंत्रण खो बैठी और यहाँ तक कि निढाल भी हो गई। अलका ने आदित्य के दोनों हाथों को अपनी हथेलियों में समेटा, पास पड़े बेंच की ओर खींच कर ले गई और उसके साथ लगभग सट कर बैठते हुए बोली, हाँ, सचमुच का पगला है मेरा आदि। प्यार का क्या, इससे तो अच्छे से रूठना भी नहीं आता और कितनी जल्दी मान भी जाता है। उस दिन मना किया था ना तुम्हें, शायद यही गलती थी मेरी। ठीक है, अब मना नहीं करूँगी। बोलो क्या चाहते हो मुझसे, और जो चाहिए ले लो। आदित्य अपलक देखता रहा अपनी अलका को बहुत देर तक। वह आंखों में चंचलता बिखेरते हुए मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही थी। अंदर कहीं चाह भी रही थी कि उसका आदि उसे अपनी बाहों में भर ले, पर यह क्या, आदित्य की आंखों में तो अश्रुधार बहने लगी। उसका गला भी भर आया। कभी कभी मन के तार झंझनाते हैं, तब शब्द अंदर ही कहीं अटके रह जाते हैं और आंसू उनकी भाषा बन जाते हैं। गहरे अंतस्तल से निकले शब्दों को समेटकर बोला, अलका, जब भी कुछ गलत करूं या करने की कोशिश करूं तो रोक देना मुझे। मेरी नाराज़गी की परवाह मत करना। तुम मेरे लिए किसी फिसलने वाले झूले की ढाल नहीं हो जिस पर कोई भी आराम से फिसल जाए। तुम तो ज़िंदगी की सीढ़ियाँ हो मेरी, उन पर चढ़कर सारे जहाँ की खूबसूरती का दिग्दर्शन करना चाहता हूँ। अलका का मन हुआ सारी लाज शर्म छोड़कर लिपट जाए अपने आदि से, पर इतना ही कह पाई, रोको इन आंसुओं को, बड़े कीमती हैं ये। मर्दों की आंखों में आंसू वैसे भी अच्छे नहीं लगते, ये ढलकते हैं तो शरीर में न जाने कि कहाँ दरारें पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल नहीं फिसलने दूंगी तुम्हें। कहते कहते खुद भी सिसकने लगी। आदित्य ने जेब से रुमाल निकाला ही था कि अलका ने अपना पल्लू आगे बढ़ा दिया और फिर दोनों इतनी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े कि पास बैठे बुजुर्गों का जोड़ा भी हंसे बिना न रह सका। जब सबकी हंसी रुक गई तो बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चों,
तुम दोनों की यह उन्मुक्त हंसी किसी अनकही खूबसूरत गज़ल का मजमून है, इसे यूं ही संभाल कर रखना। धन्यवाद। यह थी गज़ल, एक लघु कथा, जो लगती तो एक प्रेम कथा है, परंतु ये भारतीय संस्कृति में प्रेम के स्वाभाविक और वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करती है। जय माँ भारती, जय माँ शारदे। धन्यवाद मित्रों, आशा है आपको यह लघु कथा पसंद आएगी।